हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस और आर डी शर्मा के कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को मैंने कवर किया है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये या इसके बाद एक और वीडियो के बाद लीनियर इक्वेशन का हमारा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को, सो दैट कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकें। इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो यही प्रॉब्लम मैंने लिया है। ये प्रॉब्लम है स्विमिंग पूल में पानी भरने से जुड़ा हुआ। इसको आप बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आसान करके आपको समझाऊं। क्वेश्चन है, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए दो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और उन दोनों पाइप को अगर पूरी तरह से प्रेशर में चलाया जाए तो 12 घंटे में वो स्विमिंग पूल पूरी तरह से भर जाएगा। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours। बोला है कि जो लार्जर डायमीटर का पाइप है, मतलब आप एज्यूम कर लीजिए कि जो मोटा पाइप है, इसको आप समझ लीजिए कि ये मोटा पाइप है। इस तरह के पाइप जो बहुत मोटे पाइप हैं, उस पाइप का अगर इस्तेमाल किया गया है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, और मोटा वाला जो पाइप है उसको 4 घंटे के लिए यूज किया गया है, मतलब 4 घंटे तक उसमें से पानी बहने दिया गया है स्विमिंग पूल में। एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, और जो उससे पतला पाइप है उसमें से पानी बहने दिया गया है स्विमिंग पूल में 9 घंटे तक। अगर ऐसा करता है तो ओनली ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। मतलब 9 घंटा पतला पाइप चले और 4 घंटा मोटा वाला पाइप चले, तो ऐसा करने से स्विमिंग पूल आधा भर जाता है। और 12 घंटा 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स, और 12 घंटा अगर दोनों पाइप चलता है, मोटा वाला भी और पतला वाला भी, तो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भर जाता है। लिखा है इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। दोनों पाइप का इस्तेमाल करके स्विमिंग पूल को पूरी तरह से भरा जा सकता है। बोला गया कि आप बताइए हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। हर एक पाइप का इस्तेमाल करके पूल को कितनी देर में भरा जा सकता है ये बताना है। मतलब अगर मान लीजिए किसी दिन पतला वाला पाइप खराब हो गया, सिर्फ मोटा वाला पाइप ही चलाना है, तो कितनी देर चलेगा। और अगर मोटा वाला पाइप फॉर सम रीज़न नहीं चला यूज़ करना है और पतले वाले पाइप से भरा जाएगा, तो कितनी देर में स्विमिंग पूल भरेगा ये आपको बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। बाय द थिकर पाइप कहना चाहिए मुझे, थिकर पाइप टू फिल द पूल, स्विमिंग पूल भी थिकर है तो टी लिख लेते हैं। टी आवर्स। पूरा स्टेटमेंट इसलिए लिखा ताकि आप ठीक से समझ सकें। और स्मॉलर पाइप से या स्मॉलर डायमीटर पाइप से स्मॉलर डायमीटर पाइप की एस आवर्स। उम्मीद है कि आप स्टेटमेंट पूरा कनेक्ट कर लेंगे। आप टाइम टेकन बाय द थिकर पाइप, मान लेते हैं कि मोटा वाला पाइप से जब भरा जाएगा या मोटा वाला पाइप ही सिर्फ चल रहा है तो टी आवर्स लेगा। और जब स्मॉलर पाइप मतलब पतला वाला पाइप जब चलेगा तो एस आवर्स लेगा स्विमिंग पूल भरने के लिए। ये हमने माना है। आगे करते हैं। ओके, तो एक्स आवर लेगा स्विमिंग पूल भरने के लिए मोटे वाले पाइप से, या टी आवर लेगा स्विमिंग पूल भरने के लिए मोटे वाले पाइप से। ठीक है। इन टी आवर्स
द पूल इज फिल्ड। 3 आवर्स में पूरी तरह से पूल जो है फिल हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर टी आवर्स में, ये यूनिटरी मेथड है, पूरा का पूरा पूल फिल हो जाता है, तो 1 आवर में कितना पूल भरेगा? 1/t पूल भरेगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए, 4 घंटे में कोई चीज पूरी तरह से भर जाती है, कोई भी चीज हो, स्विमिंग पूल हो या कुछ भी हो, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/4 ही तो भरेगा ना। 4 घंटे में स्विमिंग पूल हो, घड़ा हो, आपका ग्लास हो, कुछ भी हो, 4 घंटे में अगर वो पूरी तरह से भर जाता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/4 भरेगा। अगर 2 घंटे में स्विमिंग पूल पाइप से भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? आधा भरेगा। तो वही मैंने लिखा है कि अगर टी आवर्स में, यहाँ 2 घंटा 4 घंटा की जगह मैंने लिख दिया टी घंटे में, टी घंटे में अगर पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भरेगा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 1/t। वैसा ही है जैसे 4 घंटे में, 4 घंटे में अगर पूरा स्विमिंग पूल भरेगा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 1/4। 1/4 मतलब 1/4। उसी तरह से अगर टी आवर्स में पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भरेगा, मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल पूरा को 1 मान लिया, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? तो हम लिख लेते हैं इन 1 आवर, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इन टी आवर्स 1। तो इन 1 आवर 1/t pool will be filled, will be filled, ये होगा। तो टी किसको हमने माना था? थिकर वाले को माना था ना। अब क्या बोला है? थिक वाला कितनी देर चलता है? सवाल पढ़िए, पढ़ता हूँ। बोला गया थिक वाला, जो मोटा वाला पाइप है, वो 4 घंटे चलता है। देखिए लिखा है 4 आवर्स if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and smaller diameter 12 hours 9 hours सॉरी, और एक बार दोनों 12 घंटे चलता है। तो दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में इतना भर देता है, तो 4 घंटे में कितना भर देगा? मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो 1 घंटे में इतना है, तो 4 घंटे में इंटू 4 करेंगे, तो इन 4 आवर्स it will be 4/t pool will be filled। ये सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। इसी तरह से सिमिलरली स्मॉलर वाला पाइप के लिए भी है। मैं लिखता हूं इन s आवर्स, HRS, इन s आवर्स 1 pool is filled। तो इन 1 hour 1/s pool is filled, same logic। So in 9 hour 9/s pool is filled। विश्वास है कि ये बात आपको, इसीलिए मैंने पूरा लिखा है ताकि आप आराम से समझ सकें। यूनिटरी मेथड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 9 घंटे में जितना भरेगा पतले वाले से, तो 9/s भरेगा, और 4 घंटे में जितना भरेगा मोटे वाले से, तो 4/s भरेगा, 4/t। दोनों को मिला देंगे तो पूल कितना भर रहा है? आधा भर रहा है। लिखा है ना कि 1/2 द पूल इज फिल्ड। ऐसा करने से हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड। देखिए फिर से पढ़ देता हूं, देखिए लिखा है ओनली हाफ। देखिए मैं फुल स्टॉप से पढ़ता हूं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, लार्जर डायमीटर मतलब मोटा वाला पाइप को 4 घंटे तक चलाया गया, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, और स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को 9 घंटे चलाया गया, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। सिर्फ आधा भरता है इससे, तो इक्वल्स टू हाफ लिख देते हैं हम इसको, इसलिए मैं इक्वल्स टू हाफ लिखा मैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद
सबसे पहला स्टेटमेंट था 12 आवर्स का कि अगर दोनों को 12 घंटा चलाया गया तो पूल पूरी तरह से भर जाता है। तो 12/s प्लस 12/t इक्वल्स टू पूल पूरा भर जाता है, मतलब 1 कंप्लीटली भर जाता है। ये देखेंगे आप, लिखा हुआ है 12 आवर्स टू फिल द पूल एंड दैट इज स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। तो पूरी तरह से 1 बन जाएगा, मतलब पूरा भर जाएगा। सॉल्व करते हैं अब इसको। देख सकते हैं ऐसे लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करने सीखे हैं। 1/s का नाम x ले लेता हूँ और 1/t का नाम y ले लेता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर जाके सॉल्व कर लेते हैं। 12 तो ये लिख लेता हूँ मैं 12x प्लस 12y इक्वल्स टू 1। कैसे आया ये भी, चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ। 12 इंटू 1/s प्लस 12 इंटू 1/t इक्वल्स टू 1 है। तो 1/s की जगह मैंने x रख दिया, 1/t की जगह मैंने y रख दिया, तो 12x प्लस 12y इक्वल्स टू 1। और दूसरा इसी तरह से है 9/s प्लस 4/t, तो 9x प्लस 4y इक्वल्स टू हाफ। 9/s तो 9 इंटू 1/s प्लस 4/t, तो 4 इंटू 1/t इक्वल्स टू हाफ। तो 9 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू हाफ है। तो 1 लिख लेता हूँ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 एंड 9 2 जा 18। मुझे विश्वास है कि आगे आप लोग बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसमें से कॉमन निकाल के, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कॉमन निकाल के भी एट द एंड ऑफ द डे 1 बाई फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप कैसे करना चाहेंगे ये आप तय कर लीजिए इसको। अगर आप लीनियर इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें एलिमिनेशन कर देता हूं। एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 4 से। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 3 जा 2 से कर लेते हैं। 12 2 जा 24 एंड 8 3 जा 24। तो ये y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी अगर आपको एलिमिनेशन लगाना हो तो कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है, या तो x के कोफिशिएंट या तो y के कोफिशिएंट। तो कैसे आप बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका ये है कि अगर दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिसका फैक्टर 1 है, चलिए मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आसान रखता हूँ। आप क्या कीजिए, दोनों नंबर का एलसीएम ले लिया कीजिए। कोई भी, अगर आपको y वाला हटाना है तो दोनों y का एलसीएम लीजिए, x वाला अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप दोनों x का एलसीएम ले लीजिए। ये आपकी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर दोनों y को अगर आप हटाना चाहते हैं तो y का 12 और 8 का मैंने एलसीएम ले लिया, विच इज इक्वल्स टू 24 आएगा। तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24, और 8 को 3 से करेंगे तो 24, इसीलिए मैंने ऐसा मल्टीप्लाई किया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 24x प्लस 24y इक्वल्स टू 2, और 18 3 जा 54 x प्लस 24y इक्वल्स टू 3। तो दिस इज -30 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं 2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 - 3 इज -1, -30x, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 1/30। x की वैल्यू आ गई, आप कहीं पे भी डाल के y निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ अगर रखूँगा तो 12x प्लस 12y, तो 12 इंटू एक्स की जगह 1/30 प्लस 12 इंटू वाई की जगह y है, इक्वल्स टू शायद 1 ही है वो, चेक, दिस इज 1, यस दिस। सो 12y equals to 1 minus 12/30. So 12y equals to 30 minus 12 is 18/3. 30 minus 12 is 18, yes. So y equals to, क्या मैं सही कर रहा हूँ, equals to 18/30 multiplied by 1/12. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 10 जा 30, 1/, आ गया। तो ये x और y की वैल्यू आई है, s और t की नहीं आई है। ओके,
तो अब हम निकालते हैं 1/s को हमने नाम दिया था x। 1/s इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/30। 1/30 तो आप देख सकते हैं इससे s इक्वल टू आ गया। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 20 आ जाएगी अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 1/t से। अब s और y को y नहीं सॉरी t, अब s और t को हमने क्या माना था वो अब देख लेते हैं और हम जाके फिर करेंगे इसका। तो s और t को हमने जो माना था वो ऐसा था, देख लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द थिकर पाइप टू फिल द पूल बी t आवर्स, है ना, हमने माना ना t आवर्स हमने टाइम लिया है थिकर वाला पाइप को थिकर वाले पाइप से फिल करने के लिए। t कितना है 20, तो मतलब जो मोटा वाला पाइप है उससे पूरा का पूरा पाइप को फिल करने पूरा का पूरा पूल को फिल करने में 20 आवर्स लगेगा, और जो पतला वाला पाइप है उससे फिल करने में 30 आवर्स लगेगा। एस हमने पतला वाला पाइप लिया था, टाइम टेकन बाय द थिनर पाइप और लेस डायमीटर पाइप, देखिए मैंने लिखा होगा यहाँ पे, एंड एस आवर्स एंड स्मॉलर डायमीटर पाइप जो है कितना टाइम लेता है एस आवर्स लेता है। मैंने आपको बोला था कि स्टेटमेंट आप उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूल वाला क्वेश्चन जो है, स्विमिंग पूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। मुझे विश्वास है कि इस तरह के सवाल को आप, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही वाला होता है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं 1/t 1/, ये सब कैसे आ रहा है, तो वो मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार दोबारा इसको देखेंगे तो। चलिए अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ इसका, और दूसरा पार्ट है हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल वाला क्वेश्चन है, वही नंबर ऑफ डेज काम करने वाला, इस तरह के सवाल है हमारे। तो देखिए मैं इस सवाल को बना के आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो हमेशा आपको प्रॉब्लम, मतलब डेज वाला जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा अलग सा होता है। देखिए इसमें बोला गया 8 men 12 बॉय कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बोला 8 आदमी और 12 लड़के मिलके एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। मान लेते हैं कि वो काम है एक रूम बनाने का, तो 10 दिन में 8 आदमी और 12 लड़के मिलके उस काम को, उस एक काम को, रूम बनाने के पूरे काम को खत्म कर देते हैं। वाइल 6 men and 8 boys, उसी जगह बजाय उसके 6 आदमी और 8 6 आदमी और 8 लड़के मिलके उसी काम को, उसी रूम को बनाने में 14 दिन लगाते हैं। आप बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा और एक अकेला लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हम लिखेंगे वन मैन्स 1 day वर्क, ये हमें निकालना है। चलिए इसको बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं तो कि आपको क्लैरिटी से समझ में आए कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, वो कैसे मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, वो सारी बातें लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क, वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन X days। ऐसा नहीं है कि ये हम पहले ऐसा एज्यूम नहीं करते थे, पहले भी यही करते थे। अगर आपसे पूछा जाता था कि बताओ कितने रुपए में ये खरीदा जाएगा, तो आप मानते थे लेट X रुपीस, है ना, ऐसा मानते थे। वही अभी भी कर रहा हूं, आपसे यही तो पूछा गया है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, उसी चीज को मैंने लिखा है, बट थोड़ा लंबा लिखा है ताकि आपको जब बाद में आप रेफर करें तो आपको पूरा समझ में आए, इसलिए मैंने, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरह का सवाल, इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं कि एक आदमी कैन फिनिश द वर्क इन X days, और यही पूछा गया कि आप बताइए एक आदमी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आपने लिख दिया कि एक आदमी X days में खत्म करेगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सोचिएगा। अब जरा मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाता हूं। X को मैं नंबर से रिप्लेस कर देता हूं, 5 days कर देता हूं।
तो मैं लिखता हूं एक आदमी अलोन उस काम को 5 दिन में करेगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा बोलता हूं, 5 days टू फिनिश वन वर्क बाय वन मैन। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं x की जगह 5 रख देता हूं, 5। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? वन मैन अलोन कैन फिनिश इन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, 5 days। ठीक है, अब इसी को लिखूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा कि यहां पे है एक आदमी 5 दिन में खत्म करता है। अब उसी को दोबारा लिख रहा हूं, 5 दिन में खत्म करता है एक आदमी। 5 days फॉर अ वर्क बाय अ मैन, राइट, बाय वन मैन, बाय वन। ठीक है, ओके। 5 दिन लेता है उसी काम को खत्म करने के लिए एक आदमी। ठीक है, उसी चीज को बस उल्टा करके लिख दिया और कुछ नहीं। तो 5 दिन लेता तो एक दिन में कितना करेगा? तो हम लिखते हैं 5 days है तो 5 into 1 days तो लिख ही सकते हैं, days फॉर अ वर्क बाय वन मैन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब जरा यहां लिखते हैं वन मैन 5 days। अब 5 days फॉर अ वर्क बाय वन मैन, अब यही मैंने लिखा है, वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक्स नंबर ऑफ डेज में वो खत्म कर लेता है। अब आगे इसको फिर से हम समझते हैं जरा। आप एक बार दोबारा इसको पढ़िए, देखा आपने? ये अभी क्लियर है? अब इसको लिखते हैं हम लोग दोबारा फिर से, सॉरी, अब लिखते हैं 5 days फॉर बाय वन मैन, जस्ट वन वर्क। मतलब 5 दिन एक आदमी लगा रहा, कितना काम खत्म हुआ? एक काम खत्म हुआ। तो 5 into 1 day बाय वन मैन, सेम ही चीज लिखा ना, बस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 वर्क होगा। तो 1 day बाय वन मैन इक्वल्स टू 1 by 5, 1/5 ऑफ द वर्क, ऐसे कहना चाहिए। ये मैंने आपको साधारण भाषा में लिख के दिया। तो क्या आप एक सवाल बनाने के लिए इतना लिखेंगे? नहीं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, आप नहीं लिखेंगे इतना। तो मैं आपको अब ये सारी चीजें हटा देता हूँ, मतलब सिर्फ ऐसे सर्कल कर देता हूँ। अब आते हैं दोबारा एक्स वाले पे, चेंज करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे एक्स नंबर ऑफ डेज, एक्स डेज बाय वन मैन टू फिनिश वन वर्क। मतलब एक्स नंबर ऑफ डेज लेता है एक काम करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक्स नंबर ऑफ डेज है ये, तो एक्स फिर से वही जैसे यहाँ किया था, एक्स मल्टीप्लाई करते, एक्स इंटू वन तो होता ही है, कोई भी चीज़ के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में तो वन होता ही। एक्स इंटू 1 days बाय वन मैन इक्वल्स टू 1 वर्क, मतलब टू फिनिश 1 वर्क। 1 day जाएगा 1 by x वर्क। इसको हम लिखते हैं 1 day 1 man's वर्क, 1 man's, एक आदमी का एक दिन में कितना काम होगा, या एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 by x वर्क करेगा। 1 day 1 man's वर्क, अभी भी वो 1 days by 1 man, तो क्या 1 day by 1 man, क्या वर्क ही की तो बात कर रहे हैं ना। 1 day 1 man का कितना वर्क है, तो 1 by x वर्क है, तो 1 by x। अब ये क्लियर हुआ। तो एक आदमी का एक दिन में 1 by x वर्क है। सिमिलरली अब इसी तरह से अब मैं पूरा दोबारा लड़के के लिए भी तो नहीं लिखूंगा,
Similarly, for boys, one day, one boy work equals to 1 by y. हम मान लेते हैं कि y नंबर ऑफ डेज लड़कों ने काम किया। चलिए मैं यही स्टेटमेंट ऊपर लिख देता हूँ। वन बॉय alone can finish the work in y। ठीक है, उसके लिए भी इसी तरह से आप आराम से एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर धीरे धीरे करके करेंगे और बार बार पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सवाल क्या है, अब ये पढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया कि एक दिन में लड़का कितना काम करेगा और एक दिन में आदमी कितना काम करेगा, ये पता लग गया। ओके, अब सवाल है 8 आदमी और 12 लड़के मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी, तो 8 बाई एक्स आदमी, एक आदमी का एक दिन का काम कितना है 1 बाई एक्स। तो 2 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 2 बाई एक्स। 3 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 3 बाई एक्स। उसी तरह से 8 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 8 बाई एक्स। सिमिलरली तो ये एक दिन का काम दिखा रहा है 8 लोगों द्वारा किया हुआ, मतलब 8 लोग मिलके एक दिन में कितना काम खत्म किया, तो 8 बाई एक्स। उसी तरह से एक दिन में 12 लड़कों ने मिलकर कितना काम खत्म किया 12 बाई वाई। और दोनों ने मिल करके एक काम को खत्म किया, एक काम को, और ऐसा 10 दिन तक चला है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 को इधर कर लीजिए तो 1 बाई 10 डेज, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ही उसको, तो बोला गया 10 दिन में। ठीक है, फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ये एक दिन का काम है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों मिलके इन्होंने एक दिन का कितना वर्क हुआ 1 वर्क हुआ। तो 10 दिन में कितना वर्क होगा इंटू 10। एक दिन में अगर आप इतना काम कर रहे हो तो 10 दिन में इतना 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 करके 10 जगह काम करेंगे, या फिर कह लीजिए इंटू 10 कर देंगे। तो भाई इंटू 10 कर दिया मैंने, तो अब इंटू 10 यहां कर लीजिए या फिर आप इधर डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से नेक्स्ट वाला भी है कि 6 मैन एंड 8 बॉय कैन फिनिश इट इन 14 डेज। 6 मैन 8 बॉय, 6 मैन 6 बाय एक्स एंड 8 बॉय 8 बाय वाई इज 1 बाई 14 डेज। 1 बाई 14 तो समझ ही रहे हो, ये एक दिन का काम है, 14 दिन का काम चाहिए, तो इंटू 14 कर देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे काम तो एक ही हो रहा है, तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया। मुझे विश्वास है ये आप आगे कर लेंगे। 1 बाई एक्स को आप एक नाम दे दीजिए, आप लोगों ने बहुत बार बनाया है, 1 बाई एक्स टी। 1 बाई वाई को एम दे देते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो 8t प्लस 12m इक्वल्स टू 1 बाई 10 है, 1 बाई 10 ही लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 80t प्लस 120m इक्वल्स टू 1। और उसी तरह से यहाँ पे भी है 6t प्लस 8m इक्वल्स टू 1 बाई 14। तो 14 को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर कर लूँगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये देखिए 6 4 जा 24, बैलेंस इज 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8t प्लस 8 4 जा 32, बैलेंस इज 3, 8 1 जा 8 एंड 3 m इक्वल्स टू 14, सॉरी ओनली 1, पार्डन, सिर्फ 1। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया और ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। मुझे विश्वास है कि आगे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एज अ होमवर्क कि ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि जो नंबर ऑफ डेज आया है और नंबर ऑफ फॉर मेन एंड नंबर ऑफ डेज फॉर बॉयज़, आप उसको वापस इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 2 ही क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 2 के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। या मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसके बाद एक और सवाल मैं ले ही लेता हूँ और देखता हूँ कि ये कितना टाइम मुझे, ये ईजी है, ये सब जल्दी जल्दी बन जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ। देखिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D दे दिया गया है। तो एक बात याद रखिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है, इसके जो चारों वर्टेक्स होते हैं ना, वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। हर बार आप बना के तो नहीं दिखाते, लेकिन प्रॉपर्टी यही होती है।
ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों जो वर्टेक्स होंगे वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और कुछ इस तरह का होता है, प्रॉपर्टी दूसरी होती है, जैसे ये ए, बी, सी और डी। तो हमेशा याद रखिए कि बी प्लस डी जो है 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो एंगल बी हमारे पास दे रखा है 3y माइनस 5 प्लस एंगल डी भी दे रखा है 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 सब डिग्री में है। -5 प्लस 5 कैंसिल, तो ये हो गया 3y प्लस 7x इक्वल्स टू 180। और दूसरा इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन है एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कितना है हमारे पास, देखिए 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी कितना है 4x इक्वल्स टू 180। तो 4y प्लस 4x इक्वल्स टू 160। आप 4 चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 4 जो 16, दैट इज 40। तो 4 कॉमन निकाल के 4 4 जो 16 40। तो ये y प्लस एक्स इक्वल्स टू 40 आ गया। हम इसमें से y कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, और इसको हम यहाँ पे प्लग कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 7x equals to 180, 4 3 are 12, 120 minus 3x plus 7x equals to 180. So minus 3x plus 7x is 4x equals to 180 minus 120. 120 plus है इधर आके minus 120. x will be equals to 180 minus 120 is 60. So 60 by 4 is equals to कितना 15 4 जो, तो ये x की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा ये x की वैल्यू आई है, यहाँ रख देंगे y आ जाएगा। y will be equals to 40 minus 15 which is equals to 25। y की वैल्यू आपके पास 25 डिग्री, x की आ गई। लेकिन आपसे x और y नहीं पूछा उसने एंगल्स पूछे हैं। देखिए एंगल्स निकालते हैं हम लोग। एंगल a इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, वाई कितना था 15 था या शायद y 25 है, x 15, 4 इंटू 25 plus 20, that is 120. This is 125 into 4 is 100 plus 20। और एंगल सी निकालते हैं। एंगल सी इसलिए क्योंकि दोनों को हम फिर ऐड करके देख लेंगे 180 आ रहा है कि नहीं। एंगल सी इज 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स कितना है, एक्स हमारे पास 15 डिग्री। तो 15 4 जो, अब आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ रहा है। तो ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चेक कर सकते हैं 120 प्लस 60 इज 100। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ गए। उसी तरह से आप एंगल बी और एंगल डी आप कैलकुलेट करेंगे। एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी आपका 180 डिग्री आएगा। श्योर शॉट है। मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ या नहीं, चलिए यहीं दिखा देता हूँ। बी 3y है, तो 3 इंटू वाई की जगह कितना था मेरे पास 15 है शायद, y की जगह 25 है, सॉरी 25। तो 3 इंटू 25 माइनस 5, ये हमारा बी एंगल बी आ गया, प्लस एंगल डी। एंगल डी हमारे पास 7x है, 7 इंटू 15 प्लस 5। देखते हैं करके 180 आ रहा है कि नहीं। तो 75 माइनस 5 इज 70 डिग्री, प्लस 15 इंटू 7 105 प्लस 5 110 110 प्लस 70 इज 180 आ गया 180। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री हो। तो मुझे एक्सपेक्ट करता है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट था बहुत प्राइमरी, और वो ये था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी इजी है, मैं करके दिखाई देता हूँ। द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। दो लोग हैं, दोनों का इनकम जो है वो 8:7 के रेशियो में है।
ओके, तो हाँ, अगर दो लोग हैं, मान लेते हैं एक मैं है और एक आप हैं, हम दोनों का इनकम का रेशियो 8:7 है। तो हम इसको समझते हैं कि दरअसल जो इनकम है ना, रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते, बट एग्जैक्ट वैल्यू से हम रेशियो जरूर ला सकते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि हम दोनों का इनकम एग्जैक्टली पता हो, आपकी इनकम 10,000 रुपये महीने और मेरी इनकम 20,000 रुपये महीने की है, तो हम दोनों का रेशियो पता है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका डबल मैं कमा रहा हूं, मतलब रेशियो 1:2 का है। ये बात क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, आप जितना कमा रहे हैं उसका डबल मैं कमा रहा हूं, या उल्टा है, मैं जितना कमा रहा हूं उसका हाफ आप कमा रहे हैं। तो रेशियो मेरे इस टू आपके क्या होगा? 2:1। आपका इस टू मेरा क्या होगा? 1:2, मतलब आप जितना है उसका डबल मेरा है इनकम। ओके, लेकिन अगर हम सिर्फ रेशियो बता दें, मैं यही बात अब 10,000 और 20,000 हटा देता हूं। अब मैं कहता हूं हमारी और आपकी रेशियो, जो इनकम की रेशियो है वो है 1:2, मतलब आपकी जितनी इनकम है उससे डबल मेरी इनकम है। क्या हम लोग आपस में तय कर पाएंगे? आपस में तो फिर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अगर बात ना करें तो हम गैस ही करते रह जाएंगे कि आपकी इनकम कितनी है और मेरी इनकम कितनी है। हाँ, अगर कोई, हम तो आपस में फिर भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे अपनी इनकम पता है, मैं आधा कर दूंगा आपका, या आपको अपनी पता है, आप मुझे अपना डबल कर लेंगे तो मेरा पता लगे। कोई किसी तीसरे आदमी को बता दें तो वो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वो गैस करता रह जाएगा, वो सोचेगा झा जी 60,000 कमा रहे हैं, आप 30 कमा रहे हैं। हो सकता है मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, आप 50,000 कमा रहे हैं। हो सकता है कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ 20, हो सकता है 5,000 कमा रहा हूँ, आप 10,000, हो सकता है मैं 1,000 कमा रहा हूँ, आप 2,000 कमा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तैयार होती हैं। तो इसीलिए जब रेशियो पता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, कभी नहीं बता पाते हैं। बट अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो हम रेशियो जब चाहेंगे तब बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए कभी भी जब रेशियो दिया होता है ना, तो रेशियो को हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मानते, लेकिन हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, मतलब इनकम, इनफैक्ट इनकम। अब ये कहाँ से आ गया? देखिए फिर से, मेरा और आपका दोनों का कमाई का रेशियो 1:2 है, ठीक है, 1:2 है। अब अगर एक एक फिक्स अमाउंट मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, लेट इट बी 5,000। तो अगर आपकी 5,000 है तो मेरी 5,000 इंटू 2 हो जाएगा 10,000। आपकी अगर मैंने एज्यूम कर ली है 20,000 है, तो आपकी 20,000 इंटू 1 हो जाएगी यहाँ पे, 20,000 इंटू 1, और मेरी हो जाएगी 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000। अगर आपकी 50,000 कर दूं तो आपकी 50,000 इंटू 1 मेरी हो जाएगी 50,000। उसी तरह से अगर आपकी मैं x मान लूं तो मेरी 2x हो जाएगी। नंबर इसलिए नहीं मान सकते कि नंबर जो होता है बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि 50,000 का मतलब, अब तो ये क्लियर है, 50,000 में फिर दुविधा नहीं रहती। अगर मैं कभी आपको बोलूं कि 50,000 को वेरिएबल मान लो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। मान तो लेंगे आप, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने में दिमाग में टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग नंबर कभी नहीं अज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल हमने मान लिया, मान लेते हैं कि जो अमाउंट हम कमा रहे हैं, इनकम जो है हमारी, वो x है। तो अगर x है तो आप में भी x से मल्टीप्लाई होगी, जैसे 5,000 थी तो आप में 5,000, मेरे में भी 5,000। उसी तरह से इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम आपकी हो जाएगी, आपकी x है और मेरी है 2x। क्लियर है? और हम मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर नॉट एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक्सपेंडिचर जो है y है। तो उसी तरह से एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है देखिए। ओह सॉरी, यहाँ तो मैंने रेशियो ही 1:2 एज्यूम कर लिया, जबकि रेशियो 8:7 दे रखा था। मैं एग्जाम्पल को ही सवाल बना के चल दिया। चलिए मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा था, इसलिए मैं इसी में बह गया, ऐसे कह सकते हैं। रेशियो 8:7 था इनकम का, ये देखिए 8:7 है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 8x, आपकी कमाई और मेरी कमाई 7x, कम हो गई है मेरी। चलिए कोई बात नहीं। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 19:16। और एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर को हमने वाई माना है, उसी तरह से जैसे अभी हम इनकम को समझ रहे थे, सिमिलरली एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर हम, आपका है 19x और मेरा है 16x, 16y, वाई माना है ना हमने एक्सपेंडिचर, वाई है। याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में ये लिखा है पहले आपका फिर मेरा, इधर भी यही रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है।
अब ये बताइए आपके घर में जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है या सेविंग जो होता है, मुनाफा नहीं कहना चाहिए, सेविंग सेविंग जो होती है घर में आपके पापा मम्मी या आप खुद अर्न करते होंगे, तो अर्न करते हैं तो कैसे आप सेविंग करते हैं? जो आप कमा के लाते हैं और उसमें से जो एक्सपेंस हो जाता है, फिर जो बच गया वही तो आपकी सेविंग हुई ना। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, उसमें से आप 70,000 खर्चा कर देते हैं, तो आपके पास कितना बच गया? 30,000। यही तो सेविंग हुई आपकी। तो पूरा इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। तो आपका सेविंग कितना है देखते हैं। एक्स की सेविंग कितनी है देखते हैं। एक्स का इनकम कितना है? 8x। और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 8 कितना खर्चा कर रहा है? 19y। 8x माइनस 19y, ये एक्सपेंडिचर करने के बाद x का कितना रह जाएगा? x की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो कितना आएगा? सेविंग आ जाएगी। x कितना सेव कर रहा है जी? 1250, 1250, 1250। उसके बाद है कि मेरी इनकम, तो मेरी इनकम है 7x, मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ? 16y। और मेरी बचत कितनी है वो भी है। इफ एज सेव 1250, मेरा भी 1250 ही बचता है। तो बोलो फाइंड देयर इनकम। आप इनकम बताइए दोनों। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप दोनों को सॉल्व कर पाएंगे। आई बिलीव आप आराम से या तो सब्सटीट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन या तो क्रॉस, आप तीनों में से जो चाहें आप लगा सकते हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप कर लेंगे और करके रखिए। मैं एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि कुछ और सवाल जो रह गए हैं मैं ज़रूर उसको इंक्लूड कर लूँगा। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब तरह के सवाल मैंने ले लिए हैं, आप लोग उसको कर पाएंगे आगे। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, मन से देखें, रिपीटेडली देखें। कोई कमेंट है ज़रूर आप दें, नहीं है तो भी आप लिख के भेजें कि हाँ ठीक लगा या नहीं लगा। और इन वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें सो दैट कि वो भी देख करके इसका फ़ायदा उठा सकें। देखते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू।